Hello students, in today's lecture we will study measurement of national income. राष्ट्रीय आय की गणना के तीन तरीके हैं या नेशनल इनकम कैलकुलेशन के तीन मेथड हैं। पहला है प्रोडक्ट मेथड जिसे हम आउटपुट मेथड या वैल्यू एडेड मेथड भी कहते हैं, दूसरा है एक्सपेंडिचर मेथड और तीसरा है इनकम मेथड। इससे पहले कि हम ये समझे कि इन तीनों मेथड के थ्रू नेशनल इनकम कैलकुलेशन कैसे होता है, हम ये समझ लेते हैं कि जो हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इसके पहले के लेक्चर में पढ़ा है उसका मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम के साथ लिंक क्या है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इस चीज को एस्टैब्लिश करता है कि आप किसी भी मेथड से नेशनल इनकम को कैलकुलेट कीजिए, चाहे वो प्रोडक्ट मेथड, वैल्यू एडेड मेथड हो या एक्सपेंडिचर मेथड हो या इनकम मेथड हो, जो आपको एस्टिमेशन मिलेगा या जो आप कैलकुलेट करेंगे नेशनल इनकम को, वो हमेशा एक दूसरे का आइडेंटिकल होगा या एक दूसरे के बराबर होगा। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एक्सप्लेन करता है कि नेशनल इनकम, नेशनल एक्सपेंडिचर और नेशनल प्रोडक्ट हमेशा एक दूसरे के आइडेंटिकल होते हैं और इसी वजह से जब हम प्रोडक्ट मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड या इनकम मेथड के थ्रू नेशनल इनकम कैलकुलेशन करते हैं तो वो भी एक दूसरे के बराबर होता है या आइडेंटिकल होता है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में हमने टू सेक्टर मॉडल को इस लेक्चर में लिया है ये समझने के लिए कि कैसे तीनों मेथड से एस्टिमेट करने पे भी नेशनल इनकम हमेशा बराबर आता है। जो भी इकोनॉमिक मॉडल हम लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमने टू सेक्टर इकोनॉमी लिया जिसमें हम हाउस होल्ड्स और बिजनेस फर्म्स की बात कर रहे हैं, तो रियल इकोनॉमी में जो सिचुएशन है वो हमेशा इतनी सिंपल नहीं होती, लेकिन मॉडल हम इसलिए बनाते हैं ताकि वो भले ही इकोनॉमी सिचुएशन को डिटेल में एक्सप्लेन ना करे बट उसकी जो मेजर हाइलाइट्स हैं या जो फंक्शनिंग है इकोनॉमिक सिस्टम की उसको बेहतर तरीके से समझ सकें। इस फिगर में आप देख सकते हैं कि ये एक फिगर है जो हमने पहले लेक्चर में पढ़ा है, जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन अ सिंपल इकोनॉमी या टू सेक्टर इकोनॉमी, क्लोज्ड इकोनॉमी को दर्शाता है। राइट हैंड साइड में हमने बिजनेस फर्म्स लिया है और लेफ्ट हैंड साइड में हमने हाउस होल्ड्स लिया है। हाउस होल्ड्स बिजनेस फर्म्स को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करते हैं और बिजनेस फर्म्स हाउस होल्ड्स को उसके बदले फैक्टर पेमेंट्स देते हैं। फैक्टर पेमेंट्स के नीचे एक एरो डाउन करके हमने कैपिटल सी लिखा है जो इनकम मेथड को दर्शाता है। ये इनकम मेथड को क्यों दर्शाता है? क्योंकि जो भी इनकम हाउस होल्ड्स अर्न करते हैं वो अगर हमने कैलकुलेट किया, क्योंकि यहाँ सिर्फ हाउस होल्ड्स हैं, तो ये टोटल नेशनल इनकम को दर्शाएगा। दूसरी तरफ आप ये देख सकते हैं कि बिजनेस फर्म्स गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं जिसे हाउस होल्ड सेक्टर्स खरीदते हैं। जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होता है उसके नीचे हमने एरो डाउन करके कैपिटल बी लिखा है जो कि प्रोडक्ट मेथड को दर्शाता है। इसका मतलब है कि टोटल गुड्स एंड सर्विसेज को अगर हम कैलकुलेट करें या जो भी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है उसकी अगर हम गणना करें, उसका टोटल सम को लें, तो वो टोटल प्रोडक्शन को दिखाता है और इस तरीके से नेशनल इनकम को भी दर्शाता है। हाउस होल्ड्स बिजनेस फर्म से गुड्स एंड सर्विसेज खरीदते हैं जो कि उनके कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को दर्शाता है, जिसके लिए हमने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के एरो के ऊपर कैपिटल ए लिखा है जो एक्सपेंडिचर मेथड को दर्शाता है। इस सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मॉडल से हम ये एस्टैब्लिश करते हैं कि इनकम, प्रोडक्शन और एक्सपेंडिचर तीनों एक दूसरे के आइडेंटिकल होता है। इसलिए जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेशन करते हैं इनकम मेथड से, प्रोडक्ट मेथड से और एक्सपेंडिचर मेथड से, तो वो तीनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके माइंड में आ सकता है कि क्या रियल इकोनॉमी में सिचुएशंस इतनी सिंपल होते हैं? रियल इकोनॉमी में कभी भी सिर्फ टू सेक्टर्स होते हैं, हाउस होल्ड्स एंड बिजनेस फर्म्स? द आंसर इज नो। दूसरा क्वेश्चन आपके माइंड में ये आ सकता है कि अगर सिर्फ दो सेक्टर्स नहीं होते और इकोनॉमिक सिचुएशंस ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं जिसमें नंबर ऑफ सेक्टर्स ज्यादा होता है, रिलेशनशिप्स सब सेक्टर्स के बीच में कॉम्प्लिकेटेड होती है, इतनी सिंपल नहीं होती, लीकेज होती है, तो क्या ये कंडीशन जो है एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड और प्रोडक्ट मेथड के द्वारा की गई कैलकुलेशन नेशनल इनकम की बराबर होगी? तो इसका आंसर है यस। कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड इकोनॉमिक सिस्टम हो, जब आप एनुअल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का एस्टिमेशन करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, आप वो किसी भी मेथड से करें, उसका जो रिजल्ट आएगा, जो वैल्यू आएगी नेशनल इनकम की, वो हमेशा एक दूसरे के बराबर रहेगी।
यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक टेबल बनाया गया है जिसमें प्रोडक्शन, इंटरमीडिएट गुड्स एंड वैल्यू एडेड के कॉन्सेप्ट को हम समझने की कोशिश करेंगे। ये कॉन्सेप्ट समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब हम प्रोडक्ट या आउटपुट मेथड की बात करते हैं तो इसे वैल्यू एडेड मेथड भी कहा जाता है। तो ये समझना जरूरी है कि वैल्यू एडिशन का मतलब क्या है। इस टेबल में आप देख सकते हैं कि टॉप में हमने लिखा है फार्मर एंड बेकर। फॉर एग्जाम्पल हम ये एज्यूम करते हैं मॉडल को सिंप्लीफाई करने के लिए, एग्जाम्पल को सिंप्लीफाई करने के लिए और कॉन्सेप्ट को बेटर तरीके से समझने के लिए कि फार्मर और बेकर जो है वो दो ही प्रोड्यूसर्स हैं किसी भी इकोनॉमी में। फार्मर जो है वो वीट प्रोड्यूस कर रहे हैं और बेकर उस वीट को खरीद के ब्रेड प्रोड्यूस कर रहे हैं। टोटल प्रोडक्शन फार्मर का हम एज्यूम करते हैं कि 100 है। ये जो 100 है ये यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन को शो नहीं करता। ये 100 जो है जो भी नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ व्हीट या गेहूं का जो उत्पादन हुआ है उसकी मौद्रिक कीमत को या मार्केट प्राइस को दर्शाता है। उसी तरीके से जो बेकर ने व्हीट खरीद के ब्रेड का प्रोडक्शन किया, उस ब्रेड की जो भी मार्केट वैल्यू है, जो भी कीमत है, वो 200 रुपीज है। इंटरमीडिएट गुड्स का अर्थ है कि अगर हमने किसी और गुड का इस्तेमाल या किसी और वस्तु का इस्तेमाल करके फाइनल वस्तु का उत्पादन किया है, तो फार्मर ने जब व्हीट प्रोड्यूस किया है तो उसका इंटरमीडिएट गुड्स जो है उसको हम 0 एज्यूम करते हैं। बेकर का इंटरमीडिएट गुड हमने 50 लिया है। इस 50 का अर्थ ये है कि हम ये एज्यूम करते हैं कि बेकर ने 50 रुपीज का व्हीट फार्मर से खरीदा है और उससे उसने 200 रुपीज का ब्रेड बनाया। वैल्यू एडिड की अगर बात करें तो वैल्यू एडिड ये दर्शाता है कि जो भी प्रोडक्शन हुआ है उसमें से अगर हम इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को माइनस कर दें तो जो प्रोडक्शन हुआ है उसकी कीमत कितनी है। फार्मर की कंडीशन में इंटरमीडिएट गुड्स जो है उसकी वैल्यू 0 है, इसलिए वैल्यू एडेड जो है वो टोटल प्रोडक्शन माइनस इंटरमीडिएट गुड्स हमें मिलता है 100 माइनस 0 इज इक्वल टू 100। वहीं बेकर की कंडीशन में आप देख सकते हैं कि 200 रुपीज का उसने ब्रेड प्रोड्यूस किया है जिसमें 50 रुपीज का व्हीट उसने यूज किया है। तो हम 200 माइनस 50 करेंगे और हमें वैल्यू एडेड मिलेगा 150। ये हम क्यों करते हैं, इससे पहले भी हमने पढ़ा है। नेशनल इनकम अकाउंटिंग में कभी भी इंटरमीडिएट गुड्स को नहीं लिया जाता। फॉर एग्जांपल अगर हमने 50 रुपीज का इंटरमीडिएट गुड्स जो बेकर के द्वारा इस्तेमाल किया गया है उसे भी ऐड किया होता तो ये डबल काउंटिंग को दर्शाता और इससे नेशनल इनकम जितनी है उससे ज्यादा बढ़ी हुई हमें दिखाई देती। फॉर एग्जाम्पल हमने 50 रुपीज ऐड किया होता तो ये 50 रुपीज ऑलरेडी जो 100 रुपीज फार्मर्स के व्हीट की वैल्यू है उसमें एडेड है, तो जो टोटल वैल्यू आती वो एक्चुअल वैल्यू से ज्यादा दिखाई पड़ती। इसलिए हम हमेशा इंटरमीडिएट गुड्स को माइनस कर देंगे जब भी हम नेशनल इनकम कैलकुलेशन करेंगे। तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि वैल्यू एडेड ऑफ अ फर्म इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द फर्म माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स यूज्ड बाय द फर्म। नेक्स्ट आप देख सकते हैं लिखा है नेट वैल्यू एडेड। नेट और ग्रॉस का कॉन्सेप्ट हम इसके पहले के कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम के लेक्चर में समझ चुके हैं। ग्रॉस वैल्यू एडेड से जब डेप्रिसिएशन को हम हटा देंगे या माइनस कर देंगे तो हमें नेट वैल्यू एडेड मिलेगा। डेप्रिसिएशन का मतलब है निरंतर स्थिर पूंजी के इस्तेमाल से उसमें आने वाली घिसावट को दर्शाता है, या हम कह सकते हैं कि फिक्स्ड कैपिटल में होने वाले वियर एंड टियर को हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो हम कह सकते हैं नेट वैल्यू एडेड इज इक्वल टू ग्रॉस वैल्यू एडेड माइनस डेप्रिसिएशन। अब हम बात करते हैं इन्वेंट्रीज की। इन्वेंट्रीज मतलब अतिरिक्त जो वस्तुओं का उत्पादन हुआ है उसके अतिरिक्त भंडार को हम इन्वेंट्रीज कहते हैं, जो इन्वेस्टमेंट को भी दर्शाता है। फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज के गुड्स का प्रोडक्शन हुआ लेकिन 50 रुपीज की हमने बेचा मार्केट में, तो जो 50 रुपीज के गुड्स हमारे पास बच गए उसे हम स्टॉक में रख देंगे और वो इन्वेंट्रीज के अंतर्गत आती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि चेंज ऑफ इन्वेंट्रीज ऑफ अ फर्म ड्यूरिंग अ ईयर इज आइडेंटिकल टू प्रोडक्शन ऑफ द फर्म ड्यूरिंग द ईयर माइनस सेल ऑफ द फर्म ड्यूरिंग द ईयर। जितनी भी वस्तुओं का उत्पादन होता है उसमें जितनी वस्तुओं को हम बेच देते हैं उसके बाद जो वस्तुएं बच जाती है उसे हम कहते हैं इन्वेंट्रीज। तो हम ये कह सकते हैं कि ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ अ फर्म, जिसको हमने लिखा है आई इन ब्रैकेट कैपिटल GVAI, इज आइडेंटिकल टू ग्रॉस वैल्यू ऑफ द आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स यूज्ड बाय द फर्म।
ग्रॉस वैल्यू एडेड में आप देख सकते हैं एक स्मॉल आई लिखा है जो ये बताता है कि आई फर्म को दर्शाता है। आउटपुट प्रोड्यूस्ड में क्यू का मतलब है क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड बाय फर्म आई। वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स के लिए हमने जेड सिंबल का यूज किया है, तो हम लिख सकते हैं GVAI इज आइडेंटिकल टू वैल्यू ऑफ सेल्स बाय द फर्म प्लस वैल्यू ऑफ चेंज इन इन्वेंट्रीज माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स यूज्ड बाय द फर्म। इसमें आपको ये लग रहा होगा कि ग्रॉस वैल्यू ऑफ द आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म की जगह पे हमने वैल्यू ऑफ सेल्स बाय द फर्म प्लस वैल्यू ऑफ चेंज इन इन्वेंट्रीज क्यों लिया है। इसके लिए हम पहले की स्लाइड में जाते हैं। यहाँ पे आप देखिए लिखा है चेंज ऑफ इन्वेंट्री इज आइडेंटिकल टू प्रोडक्शन ऑफ द फर्म ड्यूरिंग द ईयर माइनस सेल ऑफ द फर्म ड्यूरिंग द ईयर। प्रोडक्शन ऑफ द फर्म ड्यूरिंग द ईयर को हम ये कह सकते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड को दर्शाता है। अगर माइनस सेल को हम लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दें तो ये हो जाएगा इन्वेंट्रीज प्लस सेल इज आइडेंटिकल टू प्रोडक्शन ऑफ द फर्म। उसी चीज को हमने यहाँ पे रिप्लेस किया है। ग्रॉस वैल्यू ऑफ द आउटपुट की जगह पे हमने वैल्यू ऑफ सेल्स बाय द फर्म प्लस वैल्यू ऑफ चेंज इन इन्वेंट्रीज को लिखा है। नेक्स्ट इक्वेशन इज नेट वैल्यू एडेड is identical to gross value added by the firm minus depreciation of the firm। depreciation को अगर हम gross value से minus कर देंगे तो हमें net value मिल जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं if we sum the gross value added of all the firms of the economy in a year we get a measure of the value of aggregate amount of goods and services produced by the economy in a year। such an estimate is called gross domestic product or in short GDP। तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जितनी भी फर्म्स हैं किसी भी अर्थव्यवस्था में अगर उनके द्वारा किसी भी वित्तीय वर्ष में उत्पादन की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं और वो भी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को अगर हम प्लस करें तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो जीडीपी को दर्शाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि जीडीपी इज आइडेंटिकल टू सम टोटल ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ ऑल फर्म्स इन द इकोनॉमी। अब हम मान लेते हैं कि n नंबर ऑफ फर्म्स हैं किसी भी इकोनॉमी में और हम एक सीरियल नंबर 1 से लेकर n तक उनको डिनोट कर लेते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जीडीपी इज आइडेंटिकल टू सम टोटल ऑफ द ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ ऑल द फर्म्स इन द इकोनॉमी। 1 नंबर से लेके n नंबर तक जितने भी फर्म्स होंगे उनके इंडिविजुअल ग्रॉस वैल्यू एडेड जो हमें मिलेगी अगर हम उसे प्लस कर देंगे तो हम जीडीपी की गणना कर सकते हैं, जीडीपी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो हम ये लिख सकते हैं जीडीपी इज आइडेंटिकल टू ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ फर्म 1 प्लस ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ फर्म 2 प्लस ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ फर्म n, जिसे हम लिख सकते हैं जीडीपी इज आइडेंटिकल टू समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 to n, जो ये दर्शाता है फर्म 1 से लेकर फर्म n तक हम सबके ग्रॉस वैल्यू एडेड को प्लस कर देंगे GVAI। यहाँ पे एक चीज नोट करना है आप लोगों को कि हमने बार बार पहले के लेक्चर्स में भी नेशनल इनकम आइडेंटिटी के लेक्चर में भी आइडेंटिटी या आइडेंटिकल का यूज किया है। तो ये क्वेश्चन आपके माइंड में अराइज हो सकता है कि इक्वल और आइडेंटिकल, जिसमें आइडेंटिकल में हम 3 बार यूज करते हैं और इक्वल में 2 बार, इसके बीच का डिफरेंस क्या है। इक्वालिटी का मतलब है कि अगर राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में हमने जो वेरिएबल्स लिखे हैं और हमने इक्वल का साइन यूज किया है तो वो इक्वल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। लेकिन अगर हम आइडेंटिकल सिंबल का यूज करते हैं इसका मतलब चाहे कोई भी कंडीशन हो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड के वेरिएबल हमेशा एक दूसरे के बराबर रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल 2 plus 2 is identical to 4। 2 plus 2 की वैल्यू हमेशा 4 ही आएगी, लेकिन 2x is equal to 4 में 2x is equal to 4 तभी पॉसिबल है जब x की वैल्यू 2 होगी। तो इक्वल सिंबल का मतलब है कि राइट हैंड साइड मे बी और मे नॉट बी इक्वल टू 4, बट identical symbolizes that left hand side and right hand side will always be equal। This is all for today's lecture। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे बाकी 2 मेथड से नेशनल इनकम कैलकुलेशन कैसे होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट।